हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हमारा ट्रांसफार्मर से है। और ट्रांसफार्मर हमारा जो है बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन आप लोग बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज़ ट्रांसफार्मर पे बनाइए, ट्रांसफार्मर पे बनाइए। तो उसी बेसिस पे मैंने ये वीडियो डाला है। और इस वीडियो में मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर वो सारा बता दूंगा। उसके बाद जो इसका प्रिंसिपल है, सबसे इम्पोर्टेंट इसका प्रिंसिपल है। अगर आप प्रिंसिपल समझ जाइएगा तो इसके अंदर में जितना भी पार्ट्स है, ठीक है, जैसे लॉसेस हो गया, ईएमएफ इक्वेशन हो गया, या फिर जो हम लोग कनेक्शन करते हैं, तो वो सब आपको समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। और ट्रांसफार्मर जो है हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, जैसा सभी को पता है। लेकिन ये एक्चुअली होता कैसे है, ठीक है, यानी प्राइमरी के वाइंडिंग के अंदर जो हमारा फ्लक्स इंड्यूस होता है, वो फ्लक्स जो है सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ कैसे इंड्यूस करवाता है, ठीक है, यानी वोल्टेज कैसे इंड्यूस होता है। तो ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ बेसिक्स बता देता हूँ ट्रांसफार्मर के बारे में। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर देखिए, ट्रांसफार्मर के अंदर एक कोर होता है, ठीक है, जो हमारा CRGO यानी कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील का एक मेटल होता है जिससे ये बना होता है, ठीक है। और इसी मेटल का बनाने का एक रीज़न है, हम लोग नॉर्मल जैसे कोई भी नॉर्मल स्टील का क्यों नहीं ले लिए, कोई भी हम लोग आयरन का क्यों नहीं ले लिए। तो ये जो हमारा मेटल है CRGO, इसका जो फ्लक्स डेंसिटी होता है यानी बी मैक्स, ये हमारा हाई होता है, यानी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर मेटल, जितना भी हमारा अदर मटेरियल है। तो CRGO का अप्रोक्स हमारा 1 टेस्ला होता है, ठीक है। 1 टेस्ला हमारा जो है फ्लक्स डेंसिटी होता है। और मैं इसको आगे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि फ्लक्स डेंसिटी जो है कोर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा कोर है, इस कोर के ऊपर हम लोग वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से वाइंडिंग क्या हो रहता है। और लेफ्ट साइड वाले वाइंडिंग को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। और ये जो हमारा राइट साइड में जो वाइंडिंग है इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे, इसको बेसिकली N1 से डिनोट करते हैं। इधर भी हमारा N2 से होगा डिनोट, ठीक है। इसके अंदर करंट फ्लो होगा I। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक वोल्टेज इंड्यूस होगा E, यानी E1। इधर हो जाएगा I1, यहाँ पे भी उसी तरह से होगा, यहाँ पे I2 हो जाएगा और E2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, सेकेंडरी में जब तक हम लोग लोड नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो I2 है, ये I2 हमारा करंट जो है इसके अंदर फ्लो नहीं होगा, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जब तक हम लोग लोड नहीं देंगे तब तक हमारा I2 जो है फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए, ट्रांसफार्मर का जब डेफिनेशन पढ़िएगा तो वहाँ पे लिखा रहता है ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है सबसे पहले कि बिजली से चलने वाला चीज, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब है बिजली से चलने वाला चीज, और स्टैटिक का मतलब हो गया स्थिर, यानी इसके अंदर कोई भी हमारा रोटेटिंग पार्ट नहीं है। जैसे हमारा इंडक्शन मोटर देखिए, इंडक्शन मोटर में एक स्टेटर होता है। स्टेटर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो क्या होता है, स्थिर होता है, यानी रुका हुआ रहता है। और एक है हमारा रोटर, रोटर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो रोटेट करता है। लेकिन ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो रोटेट करता है। सिर्फ हमारा यहाँ पे एक फ्लक्स जो है श्रिंक करता है, ठीक है। रोटेट भी नहीं करता, श्रिंक करता है। अब कैसे श्रिंक करता है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके अंदर जो है कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है, फिर भी यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, फ्लक्स जो है कट हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब, जैसे इंडक्शन मोटर में जब हमारा रोटर रोटेट करता था तो वहां पे फ्लक्स कट होता था। मान लीजिए ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब जो हमारा रोटर इसमें रोटेट करता था तो इसको क्या करता था, कट करता था, ठीक है। जब ये फ्लक्स हमारा कट होता था तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता था रोटर के अंदर, और ईएमएफ इंड्यूस होता था, उसके कारण एक करंट फ्लो होता था आई, जिसके कारण हमें एक टॉर्क मिलता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो रोटेट करता है, सिर्फ हमारा फ्लक्स जो है श्रिंक करता है। तो देखिए किस तरह से काम करता है। पहले यहाँ पे कुछ मैं बेसिक बता देता हूँ। अब देखिए, जो लास्ट है हमारा, ये है ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है।
तो ऑटो ट्रांसफार्मर बेसिकली ये दोनों काम करता है, वोल्टेज को स्टेप अप भी करता है और स्टेप डाउन भी करता है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर ये जो है इसमें हम लोग बेसिकली सिंगल वाइंडिंग यूज़ करते हैं, और इस सिंगल वाइंडिंग के ऊपर क्या होता है, हमारा टैपिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। इसके बीच में हम लोग टैपिंग करते हैं जिससे कि हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकें। और ऑटो ट्रांसफार्मर बेसिकली हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, जितना भी छोटा छोटा जो स्टेबलाइजर होता है घरों में, 1 kV का या फिर 2 kV का या फिर 5 kV का, तो उसमें जो हमारा होता है वो एक तरह से ऑटो ट्रांसफार्मर ही होता है जो वोल्टेज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू द लोड, ठीक है। और फ्रिज के ऊपर या फिर जो पहले जनरेशन में हम लोग टीवी चलाने के लिए एक स्टेबलाइजर यूज़ करते थे, जिसमें एक घुमाने वाला हम लोग का रहता था, उसको घुमा करके वोल्टेज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते थे, ठीक है। तो वो सब जो है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है। और इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये सब बहुत ही बेसिक है, ये आप लोग को पता होगा। अब जो हमारा मेन है ये है प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर में कैसे हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर। देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक वायर है, ठीक है, और इस वायर के अंदर हमारा एक करंट फ्लो हो रहा है आई एम्पियर का। अब देखिए, जैसा हम लोग को पता है कि किसी भी वायर के अंदर जब हम लोग का करंट फ्लो होता है तो इसके आसपास में जो है हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब देखिए, मान लीजिए ये जो हमारा करंट है ये हमारा है अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो पोल बनेगा ये क्या होता है, श्रिंक करता है। यानी एक बार मान लीजिए ये नॉर्थ है, साउथ है, तो जैसे ही हमारा हाफ नेगेटिव साइकिल जाएगा, यानी हाफ पॉजिटिव साइकिल जब गया तो हमें मिला नॉर्थ एंड साउथ। अब हमारा हाफ नेगेटिव साइकिल जाएगा तो ये जस्ट पॉलरिटीज का चेंज होता है, यानी ऊपर साउथ हो जाएगा, नीचे में हमारा नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने आप को ये रिपीट करेगा, नॉर्थ साउथ, फिर साउथ नॉर्थ। तो इस तरह से हमारा एक पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, फिर श्रिंक करता है, ठीक है। यानी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो श्रिंक करेगा। तो ये जो लॉ है हमारा, इसे बोलते हैं हम लोग एम्पियर्स लॉ, ठीक है, एम्पियर्स लॉ। अब देखिए, एम्पियर्स लॉ का एक और है कि अगर हम लोग पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखते हैं तो उसके अंदर जो होता है हमारा एक करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। देखिए, ये मान लीजिए हमारा एक नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो अपने आप को श्रिंक कर रहा है। श्रिंक कहने का मतलब, अभी मान लीजिए इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, फिर हमारा इधर साउथ हो जाएगा, ठीक है, इधर नॉर्थ हो जाएगा, फिर इधर हमारा नॉर्थ, फिर इधर साउथ। यानी जैसे मैंने ऊपर में बताया वैसे ही ये क्या हो रहा है, श्रिंक कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपस में श्रिंक कर रहा है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर हम लोग एक वायर रखते हैं, यानी कंडक्टर रखते हैं, तो इस वायर के अंदर जो होता है एक हमारा करंट जो है इंड्यूस होता है, यानी एक करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो ये दो जो नियम है, इसी दोनों नियम पे जो है हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है, ठीक है। अब कैसे काम करता है ये समझते हैं। देखिए, अब हमारा यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर का कोर है, ठीक है, और इस कोर के ऊपर हमारा वाइंडिंग किया हुआ है, जैसे बोलते हैं हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग, और दूसरे साइड में ये है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। और मान लीजिए यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसके अंदर हम लोग करंट दे रहे हैं आई, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको कि अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर के अंदर एक आई एम्पेयर का करंट फ्लो करवाएंगे तो ये क्या होता है, एक हमें मैग्नेटिक फील्ड देता है, यानी आसपास में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और अगर हमारा ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, यानी आई जो है हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, तो ये होता है श्रिंक करता है, यानी इधर नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ, ठीक है, इस तरह से श्रिंक करता है। तो यहाँ पे भी जो हम लोग ट्रांसफार्मर में जो इनपुट दे रहे हैं ये है क्या, हमारा अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब डीसी क्यों नहीं देते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा अभी। अब देखिए, ये हम लोग अल्टरनेटिंग करंट जो है इसके अंदर दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ एम्पियर्स लॉ, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है इसको यहाँ पे मैं 5 से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो ये जो फील्ड है हमारा ये क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, ठीक है। श्रिंक कहने का मतलब, एक बार नॉर्थ, फिर साउथ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ,
फिर नॉर्थ, फिर साउथ, यानी इस तरह श्रिंक कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा सब चीज़ स्टेशनरी है, यानी कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो रोटेट कर रहा है, लेकिन फ्लक्स जो है हमारा श्रिंक कर रहा है, यानी फ्लक्स के अंदर क्या है, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस मूवमेंट के कारण जो है हमारा क्या होगा, दूसरे जो वाइंडिंग है, यानी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि मान लीजिए इधर हमारा एक नॉर्थ है और इधर हमारा एक साउथ पोल है। ठीक है, और इसके बीच में अगर हम लोग कंडक्टर रखेंगे तो इस कंडक्टर के अंदर हमारा क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, और ये करंट तभी फ्लो होगा जब हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड श्रिंक करेगा, यानी ये नॉर्थ साउथ, फिर इधर साउथ होगा, फिर इधर नॉर्थ होगा, फिर इधर नॉर्थ, फिर साउथ। तो यहाँ पे देखिए यही सिचुएशन इस कोर के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि प्राइमरी में जो हमारा फ्लक्स इंड्यूस होता है वो सेकेंडरी के साथ लिंक होता है, और लिंक होने के बाद क्या होता है, हम लोग को एक ईएमएफ इंड्यूस होता है सेकेंडरी के अंदर, जिसे बोलते हैं E2, और इस E2 के कारण हमारा यहाँ पे एक करंट फ्लो होता है I2। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल था जिसपे ये वर्क करता है। अब देखें यहाँ पे ये लीकेज फ्लक्स, देखिए लीकेज फ्लक्स क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने करंट दी है I एम्पियर। ठीक है, तो I एम्पियर से एक हमें फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए इस फ्लक्स का जो वैल्यू है ये 10 वेबर है। ठीक है, तो 10 वेबर जो है हमारा पूरा का पूरा प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग तक नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, कुछ लॉसेस होगा, यानी 10 वेबर सेकेंडरी में ना जा करके 8 वेबर जाएगा, नहीं तो 9 वेबर जाएगा। ठीक है, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ लॉसेस हो रहा है। तो ये जो लॉसेस होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, ये बेसिकली हम लोग लीकेज फ्लक्स से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, और भी लॉसेस होता है, जैसे हमारा हिस्टेरिसिस लॉस हो गया, ईडी करंट लॉस हो गया, कॉपर लॉस हो गया, तो वो सब मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले यहाँ पे ये जो लीकेज फ्लक्स है ये कुछ नहीं है, हमारा एक तरह से लॉसेस है। ठीक है, और इस ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है हमारा। ठीक है, सिर्फ फ्लक्स जो है हमारा श्रिंक करता है, इसलिए इसका एफिशिएंसी जो है हमारा सबसे ज़्यादा है 98%। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ जिस प्रिंसिपल पे हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। अगर आपको ये प्रिंसिपल समझ में नहीं आया होगा तो घर पे आप कर सकते हैं। एक छोटा सा डीसी मोटर लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा डीसी मोटर है, यहाँ पे ये शाफ्ट होता है डीसी मोटर का, और इधर पीछे से 2 वायर निकला होता है। ठीक है, अब देखिए इस शाफ्ट को, यानी यहाँ पे जो शाफ्ट है हमारा, इस शाफ्ट को अगर आप हाथ से घुमाइएगा और यहाँ पे एक छोटा सा एलईडी बल्ब लगा दीजिएगा। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे यहाँ पे एलईडी बल्ब लगा हुआ है, इन दोनों वायर में कनेक्ट कर दीजिएगा एलईडी बल्ब। ठीक है, और हाथ से इस शाफ्ट को जब आप घुमाइएगा तो देखिए ये बल्ब हमारा जलता है। ठीक है, यानी ये ग्लो करेगा। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ है, साउथ है। ठीक है, और इसके बीच में हमारा क्या, कंडक्टर यानी आर्मेचर रखा हुआ है। तो इस आर्मेचर के अंदर क्या होगा, हमारा करंट फ्लो होगा, वही करंट के कारण जो होता है हमारा यहाँ पे बल्ब जो है जलता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल था, प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल था, ट्रांसफार्मर जो है किस तरह से वर्क करता है। अब देखिए ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस होता है। अब देखिए यहाँ पे लॉसेस पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कि ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग डीसी क्यों नहीं देते हैं। तो डीसी नहीं देने का सबसे बड़ा रीज़न तो ये है, अभी मैंने आपको बताया कि जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट देते थे तो यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता था ये क्या होता था, पल्सेट करता था, यानी नॉर्थ फिर साउथ फिर साउथ फिर नॉर्थ, इस तरह से क्या करता था, अपने को पल्सेट करता था। ठीक है, जिसके कारण क्या है, हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑटोमेटिक मूवमेंट करता है, जिसके कारण हमारा सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। लेकिन अगर हम लोग डीसी देंगे, यानी डायरेक्ट करंट अगर देंगे, तो हमारा क्या होगा, जो पॉलरिटी होगा मैग्नेटिक फील्ड का, यानी इधर साउथ है इधर नॉर्थ है। ठीक है, यानी नॉर्थ साउथ, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा कोई भी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है कोई भी इसके अंदर मूवमेंट नहीं होगा, तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहला बात। और आपको पता होगा कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, इसका बेसिक रिलेशन जब आप पढ़िएगा तो ये होता है E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट में चेंज हो रहा है टाइम के साथ, लेकिन डीसी में जो है हमारा चेंज नहीं होता है। तो यही रीज़न है कि ट्रांसफार्मर में हम लोग कभी भी डीसी नहीं देते हैं, हमेशा एसी देते हैं। और ये इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर आप
किसी को समझाना चाहते हैं तो इस तरह से आप समझा सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आप बोलिएगा फ्राइड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, तो सामने वाला भी नहीं समझेगा और आप जो बता रहे हैं वो खुद भी नहीं समझ पाइए कि आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी है ट्रांसफार्मर से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब जो हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस है, लॉसेस देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो लॉसेस है, ये दो तरह का लॉसेस होता है। पहला हमारा कॉपर लॉस, ठीक है, जिसको हम लोग आई स्क्वायर आर लॉस बोलते हैं। और दूसरा जो है हमारा, ये है आयरन लॉस। ठीक है, और आयरन लॉस के अंदर हमारा दो लॉसेस आता है। सबसे पहला है हमारा ईडी करंट लॉस, ठीक है, और दूसरा है हमारा हिस्टेरिसिस लॉस। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ईडी करंट लॉस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये ट्रांसफार्मर का कोर है और इस कोर के ऊपर जो है हम लोगों ने वाइंडिंग किया है। ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है और इधर हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, और इसके अंदर जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, ये है हमारा अल्टरनेटिंग करंट, यानी साइनोसोडियल वेव। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारा एक वायर है, इसके अंदर जब हमारा करंट फ्लो होता है, खासकर साइनोसोडियल वेव फॉर्म जब फ्लो होता है, तो हम लोगों को क्या मिलता है, एक पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए, ये जो कोर है हमारा, ये कोर है, ये कोर क्या है हमारा, एक तरह से मेटल है। ठीक है, यानी एक तरह से यहाँ पे कंडक्टर है और इसके अंदर हमने जो सप्लाई दिया है, मान लीजिए ये हमारा I1 है। ठीक है, I1 जो है हमारा एक फ्लक्स इंड्यूस करेगा। ठीक है, जो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, यहाँ से इंड्यूस होगा, फिर ये सीधे गया। ठीक है, फिर ये इधर आएगा, यानी इसके अंदर ट्रैवल करेगा, फिर हमारा इधर आएगा कुछ इस तरह, फिर ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फ्लक्स का डायरेक्शन है। तो इस बेसिस पे यहाँ पे देखिए, आसपास में क्या है ना, हमारा फ्लैक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इधर हमारा एक बार नॉर्थ है, फिर साउथ है, फिर साउथ है, फिर हमारा नॉर्थ है, फिर नॉर्थ है, फिर साउथ है। ठीक है, यानी हमारा जो ये फ्लक्स ट्रैवल कर रहा है, मान लीजिए ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, यानी ए बी सी डी से जो फ्लो कर रहा है, ये अपने आप को क्या कर रहा है, बार बार फ्लैक्चुएट कर रहा है। ठीक है, और ये जो कोर है हमारा यहाँ पे, ये कोर बेसिकली क्या कर रहा है, एक तरह का ये कंडक्टर है। ठीक है, तो ये कंडक्टर जो है, यहाँ पे फ्लैक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लैक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, प्लस हमारा एक कंडक्टर है। तो ये कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक हमारा करंट फ्लो होता है, यानी एक आई फ्लो होगा। मान लीजिए कोर का जो ये थिकनेस है, ये हमारा थिकनेस है। ठीक है, इस थिकनेस के अंदर क्या होता है, करंट फ्लो होता है, जो कि हमारा ईडी करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ईडी करंट। ठीक है, और ये हमारा कुछ नहीं, यही हमारा ईडी करंट लॉस है। ठीक है, यानी ये इसी के अंदर जो है ट्रैवल करते रहता है, इसको कोई पाथ नहीं मिलता है कि ये अपने आप को डिसिपिएट करे, जिसके कारण क्या होता है, हमारे वाइंडिंग में एक लॉसेस आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ईडी करंट लॉस। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैमिनेशन करते हैं, और पतला पतला जो होता है, देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जो हमारा ट्रांसफार्मर का कोर है, ये कुछ इस तरह से पतला पतला हम लोग CRGO का जो स्टील होता है, इस तरह से हम लोग कटिंग करके आपस में लैमिनेट करके, ये जो हमारा कोर है, यहाँ पे देखिए ये दोनों तरफ से लैमिनेटेड होता है। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ चिपकाते हैं, यानी यहाँ पे हमारा स्क्रू रहता है, स्क्रू से टाइट किया रहता है, नहीं तो स्टैक किया रहता है। ठीक है, ताकि हमारा जो ईडी करंट है, ये लॉस कम हो। पहले क्या था, पहले मान लीजिए अगर हम लोग प्लेन कोर लेते, तो ये मान लीजिए प्लेन कोर है हमारा, तो इतना दूर हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया बनता है इसका। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा आसपास में मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये फ्लैक्चुएट कर रहा है, यानी पहले इधर नॉर्थ था, फिर इधर साउथ है, फिर इधर हमारा साउथ हो जाएगा। यहाँ से मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, इधर हमारा साउथ हो जाएगा, फिर इधर नॉर्थ हो जाएगा, फिर इधर हमारा नॉर्थ हो जाएगा, फिर इधर साउथ हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह से ये अपने आप को फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो एक हमारा करंट फ्लो होगा एम्पियर्स लॉ के कारण, और ये करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन होगा, ये कुछ इस तरह से, यानी यहाँ तक ये फ्लो होते रहेगा, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में फ्लो होते रहेगा, और ये हमारा कुछ नहीं, यही हमारा ईडी करंट लॉस है। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग लैमिनेशन यूज़ करते हैं। ठीक है,
अब देखिए ये हमारा ये जो पहले बाहर का जो कोर है, इस पोर्शन को देखिए, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए कितना पतला है, ठीक है। मान लीजिए इसका थिकनेस इतना होगा, मान लीजिए इसका थिकनेस है, तो इस थिकनेस में जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ये कुछ इतना ही होगा, ठीक है। यानी इतना ही दूर के अंदर क्या होगा, हमारा करंट फ्लो होगा, ठीक है। यानी करंट जो है, ईडी करंट को हम लोग तोड़ देते हैं, यानी पार्ट पार्ट में तोड़ देते हैं, और इसके अंदर लैमिनेशन इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो रेजिस्टेंस है ये इंक्रीज हो जाए। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा करंट का वैल्यू ऑटोमेटिक जो है कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा ईडी करंट लॉस है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब देखिए ईडी करंट के अंदर जो हमारा पावर लॉस होता है, ठीक है, ये बेसिकली हमारा एक फॉर्मूला है जो है एफ स्क्वायर, यानी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड होता है, बी मैक्स यानी मैक्सिमम फ्लैक्स डेंसिटी के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड होता है, उसके बाद थिकनेस, यानी जो यहाँ पे थिकनेस यूज़ कर रहा है, अभी मैंने बताया जितना ज़्यादा थिकनेस होगा उतना ही ज़्यादा हमारा एडी करंट लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो थिकनेस के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड होता है। और देखिए, और इसको बेसिकली हम लोग यूनिट वाट, पावर है तो हमारा वाट हो जाएगा, और मीटर क्यूब, ठीक है। अब मीटर क्यूब क्यों यूज़ करेंगे यहाँ पे, ये देख लीजिए। इसको देखते हैं, ये देखिए हमारा फ्लक्स डेंसिटी है, तो फ्लक्स डेंसिटी बराबर होता है बी इक्वल टू 5 बाई एरिया, ठीक है। तो एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए थिकनेस है, तो थिकनेस को हम लोग किस में डिनोट करेंगे, लेंथ है एक तरह से, तो लेंथ का भी यूनिट हमारा मीटर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, वाट और मीटर क्यूब। और सबसे ज़्यादा हमारा फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होता है एडी करंट लॉस, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा हाई रहेगा उतना ही ज़्यादा हमारे कोर के अंदर जो होगा ईडी करंट लॉस होगा। तो यही सब रीज़न है ईडी करंट को मिनिमाइज़ करने का। अब देखिए हिस्टेरिसिस लॉस क्या है, इसको समझते हैं। अब देखिए जो हमारा दूसरा लॉसेस है ये है हिस्टेरिसिस लॉस। अब हिस्टेरिसिस लॉस समझने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैग्नेटिक सर्किट के बारे में समझना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक सर्किट में हमारा जो इम्पॉर्टेंट टर्म है ये है सबसे पहला फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी को बेसिकली हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और इसका रिलेशन होता है फाई बाय एरिया, ठीक है। जहाँ पे एरिया है कोर का, यानी कोर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो, और फ्लक्स, ठीक है, फाई हो गया हमारा फ्लक्स। इससे इसका यूनिट हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसका दूसरा यूनिट है टेस्ला, ठीक है, ये याद रखिएगा। टेस्ला एक साइंटिस्ट का नाम था। और दूसरा जो रिलेशन है हमारा ये है एच। एच को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और एच बराबर होता है हमारा एन आई डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। जहाँ पे एन है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स जो हम लोग कोर के ऊपर करेंगे, और करंट का जो वैल्यू होगा वो आई, यानी आई से हो गया हमारा करंट, और एल से हो गया लेंथ ऑफ जो हमारा वायर यूज़ कर रहे हैं उसका लेंथ, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा एक मैग्नेटिक कोर है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने किया वाइंडिंग। ये मान लीजिए यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है। और इस वाइंडिंग के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है ये है हमारा आई एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये हमारा एन है, ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न्स। तो इस वायर के अंदर जब हमारा करंट फ्लो होगा तो इधर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का रिलेशन मिलता है ये H इक्वल टू एन आई बाय एल, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे, यानी जैसे हमारा एयर हो गया या फिर वुड हो गया, ऐसा जो भी है हमारा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, उसमें जो हमारा BH कर्व बनता है, ठीक है। ये मान लीजिए ये हमारा B है और ये है हमारा H। तो B और H जो होता है, B बराबर होता है म्यू H, ठीक है। तो यहाँ पे जो म्यू है, ये म्यू का वैल्यू हमारा कांस्टेंट है, यानी फिक्स है। म्यू का वैल्यू होता है हमारा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। और इस म्यू को बोलते हैं हम लोग परमिएबिलिटी, यानी जैसे कहने का मतलब आयरन एक हमारा क्या है, मेटल है जिसका परमिएबिलिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर मेटल से, ठीक है, यानी अदर मटेरियल से। तो इसमें देखिए नॉन मेटल के लिए भी मैं बता रहा हूँ आपको, नॉन मेटल में हमारा ये म्यू का वैल्यू फिक्स है, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है हमारा।
तो b हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है h, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारा यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा ये लीनियर बनेगा, ठीक है, फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन जब हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल में पढ़ेंगे, यानी मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में जब बात करेंगे, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा ये बनता है कुछ इस तरह से। मान लीजिए ये हमारा b है, ये हमारा h है, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ आपको। ये कुछ इस तरह से बनेगा और फिर ये मैक्सिमम पहुंच के क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट हुआ। सैचुरेट का मतलब कि इससे ज़्यादा हमारा ना ही बी बढ़ेगा, यानी फ्लक्स डेंसिटी नहीं बढ़ेगा, और ना ही हमारा एच बढ़ेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग कोर सैचुरेशन, ठीक है। तो ये हमारा हुआ मैक्सिमम पॉइंट। तो मैग्नेटिक मटेरियल में हमारा ये ग्राफ ऐसा इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे B यानी फ्लक्स डेंसिटी बराबर होता है म्यू इंटू म्यू आर, ठीक है, इंटू एच। देखिए यहाँ पे एक नया टर्म आ गया म्यू आर, ठीक है। तो म्यू आर जो है हमारा ये है रिलेटिव परमेबिलिटी, और ये जो म्यू है इसको म्यू नॉट बोलिए फिर म्यू बोलिए, ये है हमारा एयर का, ठीक है। तो ये एक दूसरे से कंपेयर करके हमारा क्या होता है, यहाँ पे रिलेटिव परमिएबिलिटी देखा जाता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारा B जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया H इंटू म्यू आर, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारा यहाँ पे कर्व जो है लीनियर नहीं बनता है, कुछ इस तरह से बनेगा। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं BH कर्व। अब जब BH कर्व समझ जाइएगा तो समझिए हिस्टैरिसीस लॉस क्या है वो भी आप समझ जाइएगा। देखिए अभी मान लीजिए ये हमारा कोर है, ठीक है, इस पे हमने किया वाइंडिंग। ये हमारा इस तरह से वाइंडिंग किया हुआ है इस कोर के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक वोल्टेज सोर्स लगाए यहाँ से। अब इस वोल्टेज सोर्स से क्या मिलेगा, एक हमें करंट मिलेगा, यानी आई फ्लो होगा। अब इस वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो होगा तो हमें एक क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ से हम लोग BH का ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक्सिस हो गया, ये मान लीजिए हमारा B है और ये हमारा H है, ठीक है। इधर हमारा माइनस में B हो जाएगा और इधर हमारा माइनस में H हो जाएगा। अब देखिए, जब हमारा करंट का वैल्यू 0 है तो हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा सिंपली। अब जैसे जैसे हम लोग करंट का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा, कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये बढ़ेगा नहीं, यानी सैचुरेट करेगा, ये सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा कुछ इस तरह से। इसी को बोलते हैं लोग कोर सैचुरेशन। अब देखिए, जब हमारा ना ही H बढ़ रहा है ना ही B बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, इस करंट का जो वैल्यू है इसको रिड्यूस करेंगे। तो जब हम लोग रिड्यूस करेंगे तो ये BH कर्व जो है फिर से नीचे आने लगता है, ठीक है, ये लैग करेगा। तो यहाँ से देखिए, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ये यहाँ से मान लीजिए हमारा सैचुरेट किया पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, हम लोग करंट का वैल्यू जब कम कर रहे हैं फिर सोर्स से हटा रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से आके यहाँ पे मैच करता है, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए B का वैल्यू अभी 0 नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे B का वैल्यू देखिए 0 नहीं है, लेकिन H का वैल्यू हमारा 0 हो चुका है, ठीक है। यानी हमारा B जो है लैग कर रहा है H से, ठीक है। अब इस सिचुएशन में देखिए, जब हमारा यहाँ पे पॉइंट था, यानी सैचुरेशन पे पॉइंट था, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो डोमेन था ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा सारा डोमेन, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने करंट को रिमूव किया सोर्स से तो हमारा क्या हुआ, ये नीचे आ गया, लैग किया और यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। तो यहाँ पे
नॉर्मल कंडीशन में क्या होना चाहिए, ये सारा का सारा क्या होना चाहिए, रिवर्स डायरेक्शन में आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा वैल्यू कुछ ना कुछ बचा हुआ है, यानी h हमारा 0 है लेकिन b हमारा 0 अभी नहीं हुआ है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ये हमारा जो डोमेन है, मैग्नेटिक डोमेन है, ये पूरा का पूरा जो है कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा और कुछ हमारा अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। यानी पूरा का पूरा जो है इस सिचुएशन में नहीं आता है, जो यहाँ पे मैंने नीचे फोटो बनाया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 0 नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा कुछ ना कुछ मैग्नेटिक बचा रहता है। जैसे कहने का मतलब, एक मान लीजिए एक आयरन का नेल लीजिए, एक आयरन का कांटी लीजिए, उसको मैग्नेट के ऊपर रगड़िए, ठीक है। तो उसमें देखिएगा मैग्नेट, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है, ठीक है। उससे आप छोटा छोटा जो स्क्रू होता है उसको चिपकाइए और देखिए उसको पकड़ लेगा, यानी उसको क्या करता है, अपने में अट्रैक्ट करता है। तो उसको बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी सोर्स को रिमूव करने के बाद भी उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बचा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। और इस पॉइंट पे हमारा यही कहलाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे हमने सोर्स को रिमूव कर दिया, फिर भी हमारे मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। अब देखिए, अब इसको जीरो करना है, यानी जो हमारा बी का कुछ वैल्यू है इसको हम जीरो करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लैग करेंगे। मतलब यहाँ पे जो पोलरिटी है करंट का, इसको हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। ये पहले प्लस था, ये माइनस था, अब हम लोग जस्ट इसका पोलरिटी चेंज कर देंगे। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है क्या होगा, ये फिर से यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आएगा हमारा कर्व, यहाँ से जो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं कर्व अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा समझिए। ये आया यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग B को, यानी फ्लक्स डेंसिटी को जीरो करने के लिए एक अलग से फोर्स लगा रहे हैं, और इस फोर्स को कहते हैं कोरेसिव फोर्स, ठीक है। यानी जब तक हम लोग कोरेसिव फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक हमारा फ्लक्स डेंसिटी जीरो नहीं होता है, और इसी फोर्स को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कोरेसिव फोर्स, ठीक है। अब देखिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन दे रहे हैं तो ये कोर फिर से हमारा क्या होगा, कुछ इस तरह से जाएगा नेगेटिव में, फिर यहाँ पे सैचुरेट करेगा जैसे ऊपर हुआ था, फिर ये आके यहाँ पे रुक जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए बी का कुछ वैल्यू है, माइनस में है, लेकिन एच का वैल्यू यहाँ पे जीरो है, तो फिर से इसको जीरो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये फिर लास्ट में आके यहाँ पे मैच कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिखा देता हूँ बी एच कर्व कुछ किस तरह से होता है। ये देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में बी एच कर्व कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और इसमें मैंने सारा पॉइंट आपको बता दिया है क्या क्या होता है इसमें। और यहाँ पे देखिए, जब हमारा यहाँ पे ये देखिए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है यहाँ पे, तो यहाँ पे बी का वैल्यू जीरो है, लेकिन सॉरी एच का वैल्यू यहाँ पे जीरो है, लेकिन बी का वैल्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ बचा हुआ, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जो डिस्टेंस है इसको जीरो लाने के लिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस गया हमारा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरेसिव फोर्स। और यही हमारा क्या है, हिस्टैरिसीस लॉस है, ठीक है। और अगर आपको सिंपली अगर समझना है तो अभी मैंने बताया कि मैग्नेटिक डोमेन जब हम लोग सिंपली करंट देते हैं तो कुछ इस डायरेक्शन में होता है। अब जैसे ही हमारा कोर सैचुरेट हुआ यहाँ पे, इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे हमारा कोर सैचुरेट हुआ, तो ये क्या होता है, फिर से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी करंट को हम लोग रिमूव करेंगे तो ये अपने आप को यानी फॉल करता है, यानी नीचे आने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे इसको आना चाहिए यहाँ से सीधे जीरो, ठीक है, यानी इस पॉइंट पे आना चाहिए, लेकिन ये इस पॉइंट पे ना आके यहाँ पे रुक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो डोमेन है, मैग्नेटिक डोमेन है, ये पूरा का पूरा नॉर्मल सिचुएशन में ऐसे होना चाहिए, नहीं अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन ये इस डायरेक्शन में होता है, लेकिन कुछ डोमेन इसका जो पहले डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में ही रहता है, ठीक है। यानी कुछ होता है, कुछ नहीं हो पाता है। तो यही जो है हमारा रिपीट करता है, क्योंकि हम लोग दे रहे हैं साइनोसोडियल वेव फॉर्म, कुछ इस तरह से दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट साइकिल में हमारा ये ऊपर वाला ग्राफ बना, ये जो यहाँ से है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। अब नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगा तो हमारा ये नीचे वाला ग्राफ बनेगा,
तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा जो डोमेन है, मैग्नेटिक डोमेन है, ये आपस में क्या होता है, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, ठीक है, ये इस तरह से मूव करते रहता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें एक लॉसेस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हिस्टैरिसीस लॉसेस, ठीक है। और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में अगर मैं हिस्टैरिसीस लॉस का डेफिनेशन अगर पढ़ूंगा तो ये है, व्हेन अ मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड its domain are aligned in the direction of applied field. If the material is magnetized in the reverse direction, the domains swing around to align themselves in the opposite direction. ठीक है। If there is a cyclic reversal of the applied field, अभी जैसा मैंने बताया आपको यहाँ पे cyclic reversal हो रहा है क्योंकि यहाँ पे sinusoidal waveform है, the domains rotate to and fro. In this process, there is a losses of power called hysteresis losses. ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो हिस्टैरिसीस लॉस होता क्या है। और ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस लॉस, ईडी करंट लॉस, उसके फिर ट्रांसफार्मर का जो बेसिक प्रिंसिपल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाकी सब जो ईएमएफ इक्वेशन है, उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, उसका रिफर्ड वैल्यू है, ये सब आप पढ़े होंगे सेमेस्टर में या फिर सिलेबस में है जो सबको पढ़ना होता है। उसके बाद फिर 3 फेज ट्रांसफार्मर में है, कनेक्शन हो गया स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, ये सब जो है, तो ये सब मैं एमसीक्यू जब बताऊंगा आपको तो वहाँ पे जिस हिसाब से क्वेश्चन होगा उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी थोड़ा मैं आजकल बिज़ी हूँ बहुत ही ज़्यादा, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं सोचिए कि मैं अभी वीडियो नहीं बनाऊँगा। मे बी होली के बाद 1 वीक में ज़्यादा ज़्यादा 5 या नहीं तो 6 वीडियो मैं अपलोड करूँगा विथ देयर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यू, ठीक है। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड नाइट। एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं भूल गया आपको बताना, यहाँ पे देखिए अभी जो हम लोग ने पढ़ा BH कर्व, ठीक है, हम लोग जो ट्रांसफार्मर के अंदर कोर यूज़ करते हैं, ठीक है, जो मटेरियल होता है ये अभी मैंने बताया CRGO, ठीक है, सिलिकॉन स्टील, इसका जो BH कर्व होगा ये नैरो होगा, ठीक है, यानी ये जो BH कर्व बनेगा ये पतला होना चाहिए, ठीक है, पतला होगा यानी इसका लॉसेस कम होगा, ठीक है, यानी ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ देखिए इस ग्राफ में, ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा यही हमारा एक तरह का लॉसेस है, ठीक है। तो हमारा नैरो अगर ग्राफ बनता है, BH कर्व का अगर ग्राफ हमारा नैरो बनेगा तो हमारा यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो होगा, सिंपल सी बात है, ये बहुत ही कम होगा, है ना। तो इस बेसिस पे जितना भी हमारा कोर होता है ट्रांसफार्मर में या फिर मोटर में, उसका जो BH कर्व होगा वो नैरो होता है, ठीक है। लेकिन अब जैसे हमारा हार्ड स्टील है, ठीक है, ये तो CRGO के बारे में मैंने बताया, ठीक है। अगर हमारा हार्ड स्टील है तो हार्ड स्टील का जो कर्व होगा, BH कर्व होगा, वो वाइडर बनेगा यानी थिकर बनेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग हार्ड स्टील को जो है परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग नैरो कोर क्यों यूज़ करते हैं, यानी BH कर्व जो बनता है हमेशा नैरो ही क्यों बनता है, और उसको नैरो बनाने के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे वाइडर और जो नैरो जो भी है ये डिफरेंस बता दिया मैंने कहाँ कहाँ होता है ये, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।